स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है नारायण बायोलॉजी क्लासेज में। और स्टूडेंट आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट ये क्लास 11th CBSE बोर्ड का सेकेंड लेसन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले स्टूडेंट मैं ये कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। अगर आप लाइक करेंगे वीडियो को तो मुझे लगेगा कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ और भी वीडियो बनाकर मैं अपलोड करता रहूँगा। चलिए स्टूडेंट जानते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। प्राचीन समय से ही, मतलब बहुत पहले से ही बायोलॉजिस्ट जो थे वो हमेशा ये चाहते थे जीवों को कुछ इस तरह से क्लासिफाइड किया जाए कि इनको स्टडी करने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो और आसानी से स्टडी किया जा सके। तो अलग अलग बायोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरह से जीवों को क्लासिफाइड करने के लिए का प्रयास किया और इन बायोलॉजिस्ट के प्रयासों में अरस्तु के द्वारा जीवों को क्लासिफाइड किया गया प्रयास भी सम्मिलित है। अरस्तु के द्वारा जीवों को क्लासिफाइड करने के प्रयास को अरस्तु का क्लासिफिकेशन कहते हैं। और स्टूडेंट अरस्तु वो पहले बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस के आधार पर जीवों को क्लासिफाइड करने का प्रयास किया और क्लासिफाइड भी किया। स्टूडेंट अरस्तु ने प्लांट को मतलब जीवों को प्लांट और एनिमल दो ग्रुपों में डिवाइड किया। फिर इन्होंने प्लांट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया, जैसे ट्री, श्रब, हर्ब। और ये इनका जो क्लासिफिकेशन था, इन्होंने जो लार्ज प्लांट थे जिनमें वुडी स्टेम पाया जाता है और जिनका फर्नीचर वगैरह बनाने में हम यूज करते हैं, इन्होंने उन प्लांटों को ट्री कहा। उसके बाद जो छोटे प्लांट थे, स्मॉल प्लांट, और जिन प्लांटों का यूज हम ना तो फर्नीचर बनाने में नहीं कर सकते क्योंकि इनका जो स्टेम्स होता है वो सॉफ्ट होता है और छोटे होते हैं ये, उन प्लांटों को इन्होंने हर्ब कहा। और कुछ प्लांट जो होते हैं स्टूडेंट वो ना तो लार्ज होते और ना ही शॉर्ट होते। ये इंटरमीडिएट इन साइज होते हैं और इनके स्टेम तो भी होते हैं लेकिन फर्नीचर वगैरह बनाने में यूज नहीं किए जा सकते।
जैसे कि रोज के प्लांट वगैरह हैं, उन्होंने उसे सर्ब कहा। तो ट्री के एग्जाम्पल में मैंगो वगैरह के ट्री हो जाएंगे, श्रब में हो जाएंगे रोज है, गुड़हल है, और हर्ब में हो जाएंगे आपके जो ब्रासिका वगैरह जो प्लांट हैं, पालक वगैरह के प्लांट हैं, वो हर्ब में हो जाएंगे। तो ये अरस्तु ने क्लासिफाइड किया सबसे पहले प्लांटों को, फिर अरस्तु ने एनिमल को भी क्लासिफाइड किया। इन्होंने एनिमल को 2 ग्रुप में क्लासिफाइड किया, और उसका बेसिस क्या इन्होंने माना, एक ग्रुप में उन एनिमलों को क्लासिफाइड किया जिनमें रेड ब्लड होते हैं, यानी जिनका खून लाल होता है, और एक ग्रुप में उन एनिमलों को क्लासिफाइड किया जिनमें रेड ब्लड नहीं होते हैं, यानी जिनका खून रेड नहीं होता है। फर्दर अरस्तु ने, अगेंस्ट अरस्तु ने जो है कि एनिमलों को क्लासिफाइड किया, फर्दर क्लासिफाइड इन्होंने किया। और कैसे किया, तो इन्होंने देखा कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनमें रेड ब्लड होते हैं, और कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनमें रेड ब्लड नहीं होते। तो रेड ब्लड एनिमल्स कौन कौन हो सकते हैं, तो मैमल्स हो सकता है, लिजार्ड मतलब छिपकली वगैरह जो है सब इसी में आते हैं, बर्ड्स और फिश, ये सब रेड ब्लड एनिमल्स। फिर इन्होंने जिनमें रेड ब्लड नहीं पाया जाता है उनको फिर क्लासिफाइड किया, और देखा इन्होंने कि जिनमें रेड ब्लड नहीं पाया जाता है उनकी बॉडी हार्ड है या उनकी बॉडी सॉफ्ट है। तो हार्ड थी तो उनको इन्होंने कहा हार्ड बॉडी जो एनिमल्स हैं, वो एनिमल्स जो हैं, इन्होंने कहा स्टूडेंट कि उनको हम क्या कहेंगे, इंसेक्ट कहेंगे। फिर इन्होंने ये देखा कि जो एनिमल्स हैं सॉफ्ट बॉडी, उनमें सेल पाया जा रहा है, उनमें सेल पाया जा रहा है या सेल नहीं पाया जा रहा है। तो वह एनिमल्स जिनमें हार्ड बॉडी और हार्ड बॉडी के अलावा सेल्स पाए जाते हैं उसको इन्होंने अलग रखा, और जिनमें नहीं पाया जाता है अलग रखा। तो सॉफ्ट बॉडी और सेल पाए जाने एनिमल का एग्जाम्पल है सेल फिश, और सॉफ्ट बॉडी और सेल नहीं पाए जाने वाले एनिमल का एग्जाम्पल है जेली फिश। तो ये अरस्तु का दिया गया क्लासिफिकेशंस है। हेलो स्टूडेंट, फिर एक अलग बायोलॉजिस्ट हुए जिनको बोलते हैं कार्ल वान लिनियस, और लिनियस ने 1758 में जीवों को क्लासिफाइड करने का प्रयास किया, और इनके द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन को 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस कहते हैं। अरस्तु के द्वारा दिए गए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कार्ल वान लिनियस के द्वारा दिए गए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने पूरे ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में क्लासिफाइड किया। एक ग्रुप में इन्होंने मतलब एक किंगडम में इन्होंने
प्लांट को रखा और उसे प्लांटी कहा, और दूसरे किंगडम में इन्होंने एनिमल को रखा और उसे एनिमिलिया कहा। तो कार्ल वॉन लिनियस ने पूरे ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप में इन्होंने मतलब एक किंगडम को प्लांटी कहा और उसमें प्लांट को रखा, और दूसरे को किंगडम को एनिमिलिया कहा और उसमें एनिमल को रखा। लेकिन ये 2 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था अरस्तु के द्वारा दिया गया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये इसके बहुत ड्रॉबैक है, मतलब इसकी कमियां आई। आइए जानते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की क्या कमियां रही। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोट्स 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया हुआ, साइनोबैक्टीरिया हुआ, यूकैरियोट्स जैसे फंगी, मॉसेज, फर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हुए, इन दोनों को प्लांट में रखा गया। और किस लिए? इनमें सेल वॉल पाया जाता है। लेकिन बस सेल वॉल पाए जाने की वजह से इन्होंने इनको किस में रख दिया? प्लांट में। लेकिन इसके अलावा भी प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट्स में दूसरे लार्ज डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया। ये इसका ड्रॉबैक फर्स्ट था इनके द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन का। ठीक है, जैसे ये बैक्टीरिया का फिगर है, ये फंगी का फिगर है और ये प्लांटी का फिगर है। तो बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट्स, फंगी है यूकैरियोट्स और प्लांट भी है यूकैरियोट्स। बस इनमें कॉमन फीचर क्या है कि इनमें सेल वॉल पाया जाता है। बस इतने फीचर की वजह से इन्होंने इन्हें सबको प्लांटी में रख दिया। लेकिन इसके अलावा लार्ज डिफरेंसेस इनमें पाए जाते हैं, उनको इन्होंने कंसीडर नहीं किया। ये इसका लार्ज ड्रॉबैक है जिससे ये फेल हो जाती है ये किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कार्ल वॉन लिनियस ने दिया था 1758 में। दूसरा ड्रॉबैक क्या है कार्ल वॉन लिनियस के दिए गए क्लासिफिकेशन के? इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में रख दिया। जैसे क्लेमाइडोमोनास है, ये फिगर में देखिए, ये क्लेमाइडोमोनास है। तो क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, और स्पाइरोगाइरा है, ये स्पाइरोगाइरा है स्टूडेंट, तो ये मल्टीसेलुलर है। और इन्होंने दोनों को सेम ग्रुप में रख दिया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक ग्रुप में रख दिया। थर्ड ड्रॉबैक इसका क्या है? थर्ड ड्रॉबैक इसका ये स्टूडेंट, इन्होंने कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया हेटेरोट्रॉपिक फंगी में और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट। लेकिन इनमें डिफरेंसेस होते हैं। फंगी के पास जो होती है काइटिनेशियस सेल वॉल होता है, मतलब काइटिन का बना हुआ सेल वॉल होता है, जबकि जो ग्रीन प्लांट है उनमें सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल होता है। इसलिए ये क्लासिफिकेशन ज़्यादा दिन तक मान्य नहीं था। इसके बाद स्टूडेंट मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जो दिया आर.एच. विटेकर ने 1969 में, और इस क्लासिफिकेशन को हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस कहते हैं। आर.एच. विटेकर ने 1969 में सभी ऑर्गेनिज्म को
5 किंगडम में डिवाइड किया। फर्स्ट जो किंगडम है वो मोनेरा है। सेकेंड जो किंगडम इन्होंने रखा प्रोटिस्टा। थर्ड किंगडम में इन्होंने फंगी रखा। फोर्थ किंगडम में प्लांटी और फिफ्थ किंगडम में एनिमेलिया। जैसे अरस्तु ने क्या किया, आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया कि पूरे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया। कौन कौन से किंगडम में डिवाइड किया? एक किंगडम में इन्होंने मोनेरा को रखा, दूसरे किंगडम में इन्होंने प्रोटिस्टा को रखा, थर्ड किंगडम में इन्होंने फंगी को रखा, फोर्थ किंगडम में इन्होंने प्लांटी को रखा और फिफ्थ किंगडम में इन्होंने एनिमेलिया मतलब एनिमल को रखा। और इनके द्वारा जो दिया गया क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट, वो ये है कि इन्होंने कुछ साइंटिफिक प्रॉपर्टी के आधार पर पूरे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाइड किया। जैसे कि इनका क्लासिफिकेशन डिपेंड था कि उस ऑर्गेनिज्म में सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उस ऑर्गेनिज्म में उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उस ऑर्गेनिज्म में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, वो रिप्रोडक्शन कैसा करता है और वो अपने पूर्वजों से कैसा मिलता जुलता है। इसको हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। आइए स्टूडेंट पढ़ते हैं आर.एच. व्हिटेकर का दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। आर.एच. व्हिटेकर ने स्टूडेंट, ये तो आप जानते ही हैं कि 5 किंगडम में एक किंगडम में मोनेरा को रखा, फिर इन्होंने प्रोटिस्टा को रखा, फिर फंगी को, फिर प्लांटी को और फिर एनिमेलिया को रखा। तो 5 किंगडम में इन्होंने क्लासिफाइड किया। पहला इन्होंने प्रॉपर्टी लिया और जिसके बेस पे इन्होंने इसे क्लासिफाइड किया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इन्होंने लिया सेल का जो टाइप्स है। तो सेल इन्होंने देखा मोनेरा में जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक्स होता है। प्रोकैरियोटिक्स का मतलब ये है कि इनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है। लेकिन प्रोटिस्टा से लेकर के फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, इन सब में जो सेल का टाइप्स है वो कैसा होता है? यूकैरियोटिक्स होता है। और यूकैरियोटिक्स का मतलब है इनमें सेल के अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन्होंने चुना सेल वॉल के बारे में। इन्होंने देखा कि मोनेरा में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का नहीं बना होता है, इसलिए इन्होंने कहा कि ये नॉन सेलुलोजिक होता है सेल वॉल मोनेरा का। तो बना कैसा होता है? तो मोनेरा का जो सेल वॉल है पॉलीसेक्राइड और एमिनो एसिड का बना होता है। वहीं प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल पाया जाता है जो सिलिका वगैरह का बना होता है। फंगी में भी सेल वॉल पाया जाता है जो काइटिन और पॉलीसेक्राइड का बना होता है। प्लांटी में सेल वॉल पाया जाता है जो सेलुलोज का बना होता है और एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं।
इसके बाद स्टूडेंट इन्होंने अगला प्रॉपर्टी लिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन ऑर्गेनिज्म में कैसा कैसा होता है, इन डिफरेंट किंगडम के ऑर्गेनिज्म में कैसा कैसा होता है। तो मैंने में देखा इन्होंने कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, इसीलिए इसे हम प्रोकैरियोट भी कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सेल ऑर्गेनेल भी अगर एब्सेंट हो तो ऐसे सेल टाइप्स को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स। लेकिन इनके अलावा प्रोटिस्टा से लेकर के फंगी, प्लांटी और एनिमलिया, इनमें इन्होंने देखा तो न्यूक्लियस वेल डेवलप है और न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, तो इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है कि इन्होंने चूज किया स्टूडेंट, और वो प्रॉपर्टी इन्होंने ये चूज किया, इन्होंने देखा कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें कैसा पाया जाता है। तो मिनरा में इन्होंने देखा कि सेलुलर लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, मतलब इनके बॉडी में एक ही सेल का बना होता है। प्रोटिस्टा में इन्होंने देखा कि सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, और फंगी में इन्होंने देखा कि 2 या 2 से अधिक सेल पाए जा रहे थे। इस टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को सेलुलर या लूज टिश्यू टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। टिश्यू और ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है प्लांटी में पाया जाता है, और एनिमलिया में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम हर टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। फिर इन्होंने अगला प्रॉपर्टी लिया, और वो अगला प्रॉपर्टी इन्होंने ये लिया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें क्या है। तो मोनरा में देखा इन्होंने कुछ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना फूड खुद बना ले रहे हैं, तो कुछ अपनी एनर्जी फोटोसिंथेटिक से ड्राइव कर रहे हैं और कुछ कीमोसिंथेटिक से। तो कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक दोनों ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही बोले जाते हैं। इवन कुछ जो होते हैं मोनरा में वो हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक्स में सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स होते हैं, मतलब डेट्रीमेन या दूसरे ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेते हैं। प्रोटिस्टा में इन्होंने देखा कि ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, कुछ जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं। फंगी में इन्होंने देखा कि लगभग सभी के सभी क्या है, हेट्रोट्रॉपिक्स है, जिसमें से कुछ सेप्रोफिटिक्स है और कुछ पैरासिटिक्स है। फिर प्लांटी किंगडम में इन्होंने देखा ये सब क्या है, ऑटोट्रॉपिक्स हैं, और ऑटोट्रॉपिक में सभी के सभी क्या है, फोटोसिंथेटिक्स है। एनिमल में देखा इन्होंने ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, और उसमें भी होलोजोइक या सेप्रोफिटिक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।